नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सीधी बात में बात करने जा रहे हैं कि एस सिद्धार्थ ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस मुहिम की शुरुआत की है और उस मुहिम के दौरान जो तथ्य सामने आ रहे हैं, कुछ तथ्य के सहारे किनको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, बड़ा सवाल है। क्योंकि वीडियो कॉल के सहारे स्कूल की स्थिति बहुत ही तरीके से सामने आ रहा है। किस तरीके से शिक्षक नहीं रह रहे हैं, मध्याह्न भोजन का क्या हाल है, स्टूडेंट कितने स्कूल में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। कल जो उन्होंने कह सकते हैं कि बच्चों से बात की, तो बच्चों ने जिस तरीके से कहा कि शिक्षक मोबाइल यूज करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब पूरी स्कूली व्यवस्था की पोल खोल दी सिद्धार्थ ने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी राशि शिक्षा विभाग को सरकार देती है और उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति है तो फिर तो किसी की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना। सिद्धार्थ नेता तो नहीं है ना, उस विभाग के वो एसीएस है और 6 महीने से अधिक समय हो गया इस विभाग के वो एसीएस बने हुए और अब उन्हें लग रहा है कि अधिकांश स्कूल में जो बेसिक नीड है वो भी उपलब्ध नहीं है। आखिर 2005 से चल क्या रहा था? 50,000 करोड़ के बजट का मतलब क्या है? चलिए शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी से जुड़ रहे हैं। आनंद पुष्कर जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, किसका पैजामा खोल रहे हैं? देखिए संतोष जी, मैं तो एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि नेल्सन मंडेला जी जो थे, उन्होंने कहा था कि देश में अगर शिक्षा व्यवस्था से ही देश को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुधीर अग्रवाल जी का भी एक मैं आदेश आपको बताना चाहता हूं, जो 8 अगस्त 2015 को उन्होंने दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रभु वर्ग के बच्चे हो, अधिकारी के बच्चे हो या पदाधिकारी के बच्चे हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। और इस राज्य सरकार ने 8 जून 2007 को एक समान स्कूल प्रणाली आयोग की रिकमेंडेशन पे एक प्रतिवेदन जो है तैयार करके उसने राज्य सरकार को सुपुर्द किया था। आज जिसकी चर्चा आपके अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी कर रहे हैं और जो व्यवस्था की पोल वो खोल रहे हैं, तो मैं तो बस उनका ध्यान आपकी माध्यम से आकृष्ट यह कराना चाहता हूं कि यह समान स्कूल प्रणाली का जो प्रतिवेदन मेरे हाथ में पड़ा है 8 जून 2007 का, यह बिहार सरकार के द्वारा ही ये बनाया गया था। और ये एक ऐसा प्रतिवेदन है जिस प्रतिवेदन में सारी बातें तैयार की गई थी, जो समिति बनाई गई थी कि किस विद्यालय में कितने टेबल की व्यवस्था होगी, किस तरह से वाचनालय की व्यवस्था होगी, किस तरह से शौचालय की व्यवस्था होगी, किस तरीके से शिक्षकों की व्यवस्था होगी, शिक्षकों की व्यवस्था के लिए किस तरीके से आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाएगी और उन बच्चों को बैठने की क्या व्यवस्था की जाएगी। लेकिन संतोष जी, मैं देख रहा हूं कि यह शिक्षा विभाग के द्वारा जो समिति की रिपोर्ट बनाई गई थी, इन नौकरशाहों के द्वारा ही वह रिपोर्ट आज तक विधानमंडल के समक्ष या सरकार तक वह रिपोर्ट की कॉपी नहीं पहुंच पाई है। आज भले बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो कि मैं 50,000 करोड़ रुपया राशि जो है शिक्षा के क्षेत्र में मैं खर्च कर रहा हूं, और उसका दोषी जो है यह अपर मुख्य सचिव बच्चों को बैठा के कह रहे हैं कि आपके शिक्षक पढ़ाते नहीं है, आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ पुस्तकालय नहीं है, केमिस्ट्री का लैब है तो आमुख लैब नहीं है। तो क्या वह प्रयोगशाला को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, या उन विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? आज की परिदृश्य में जो हजारों करोड़ रुपए की राशि जो विद्यालय के लिए जा रही है, मैं तो संतोष जी आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करूंगा कि 71,000 विद्यालय प्राइमरी और मध्य विद्यालय और 9,000 माध्यमिक और +2 विद्यालय ऐसे हैं जो आज भी बिहार सरकार के ऐसे विद्यालय हैं जो प्रधानाध्यापक विहीन चल रहे हैं। आज भी वह नियोजित शिक्षकों के प्रभार के माध्यम से ही वह विद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो बताइए कि जब आप एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बहाली आप नहीं कर पा रहे हैं 14-15 वर्षों के बाद,
आज आपने जो है बीपीएससी के माध्यम से आपने परीक्षा लिया, उनकी अपॉइंटमेंट की बात आपने की, निकाला भी, और अभी तक उनकी काउंसलिंग भी फंसी हुई है। अभी तक आपने 41,000 हेडमास्टर को भेजा नहीं है, और आज हम्म भी 75,000 विद्यालय हैं जो प्रधानाध्यापक विहीन चल रहे हैं। तो वैसे विद्यालय का मालिक कौन है? दोष आप किसके ऊपर देना चाह रहे हैं? तो हम्म मैं तो यही कहूंगा कि जो शिक्षा व्यवस्था के जो नौकरशाह है, जो एक तरफा समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था के लिए आपको आपके बच्चों को नहीं पढ़ाने की पूरी दायित्व और जिम्मेदारी जो है एक शिक्षकों के कंधे पे वो डालना चाह रहे हैं। तो मैं एक और आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो यह प्रशिक्षित संस्थाएं हुआ करती थी जहां प्रशिक्षण का काम किया जाता था, चलिए ये 14-15 वर्षों तक कहीं कोई काम नहीं कर रहा था, इस बार जो है कि प्रशिक्षित संस्थाएं जो डाइट है वो प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है। लेकिन हम्म वहां के भी जितने भी हमारे जो प्रशिक्षित वर्ग के शिक्षक हैं उनको भी टीओ डीपीओ अधिकारी रैंक में ही रखा जाता है। हम्म आज भी उनको किसी तरह की वह व्यवस्था नहीं दी जाती है कि उनको भी एक प्रोफेसर के वर्ग में उनको लाया जाए ताकि वह भी निश्चिंत होकर पढ़ाने का काम शुरू करे। आज जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विहित वेतनमान से एक वेतनमान उनको उन्होंने लागू किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो वेतनमान भी उनको लागू हुआ, वह भी वेतनमान में उनके 7वें वेतन में भी कटौती कर ली गई। आज भी उनकी वेतन में एक भारी विसंगति उत्पन्न पड़ी हुई है। तो मैं तो यही संतोष जी देख रहा हूं कि आप जहां छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, जहां की एक लॉज ने बनाया था कि 10 वर्ष के बाद वहां भी पंचायती स्तर पे शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन हम्म 10 बरस के बाद जो है सरकार ने उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि सरकार ने यहाँ परीक्षा लिया, एक प्रोविजन बनाया कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। हम्म परीक्षाएं हुई, शिक्षकों ने परीक्षा दिया, और 1 साल से ऊपर वह शिक्षक प्रत्याशा में बैठे हैं कि मैं सरकारी शिक्षक कब बनूंगा। और यहाँ हम्म आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता है कि विद्यालय में अच्छी व्यवस्था हो, सुचारू व्यवस्था हो, अच्छे से पठन पाठन का कार्य हो, बच्चों को शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाए। शिक्षक तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को, जो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको बैठा के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम्म आपका ही दोष है, आपकी पूरी सिस्टम की, आपकी पूरी व्यवस्था की दोष है। आज जो विद्यालय में शौचालय प्रयोगशाला नहीं बन पाए हैं उसके लिए दोषी कौन है? आज जो बच्चे जो है विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी एकमात्र शिक्षा व्यवस्था है। आज अगर एक निदेशक का बच्चा, एक अधिकारी का बच्चा, एक सामान्य वर्ग का बच्चा, एक प्रभु वर्ग का बच्चा अगर उस विद्यालय में जाके एक साथ बैठेगा तो यह प्राइवेट स्कूल का बोलबाला बंद हो जाएगा। आज वह सरकारी विद्यालय भी उसी तरह का स्वरूप धारण कर लेंगे जिस तरह का स्वरूप एक प्राइवेट विद्यालय धारण किया हुआ है। लेकिन आनंद जी, ये भी एक बड़ी बात यह है कि नीतीश बाबू हर पंचायत में स्कूल खोल दिए। बताइए हाई स्कूल 10+2। अरे भाई, कुछ तो मतलब आप अपना घर पर बस स्टैंड नहीं ना है कि भाई एक गांव में जैसे 4 गो बस स्टैंड बन गया, चारों जगह पर जैसे बस रुकेगी। आप गांव गांव में पोषक क्षेत्र पर एक एक स्कूल बना दिए जहां बच्चे नहीं है। तो ये भी तो समस्या है। ये सरकार का भी तो कोई ऐसा तो नहीं है शिक्षा को लेकर जैसे कोई जिस तरीके का निर्णय लेना चाहिए था। आप गांव गांव में स्कूल खोल दिए, पैर पैर के नीचे भी स्कूल चल रहा है, स्कूल को जमीन नहीं है। अब कौन गांव में जमीन देगा? जो पहले लोग जमीन दे दिया सो दे दिया, आज कोई जमीन दे रहा है? स्थिति यह है कि ऐसे जगह पे स्कूल खुला हुआ जहां चारों तरफ चौर है और जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप स्कूल खोल रहे हैं तो भाई आपके पास जमीन भी तो होनी चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां स्कूल बना दे। ये उसके लिए सिद्धार्थ ही नहीं, नीतीश बाबू भी उतना ही जिम्मेवार है। देखिए, जिम्मेदार तो पूरी सरकार ही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे संतोष जी कि आज भी 2970 पंचायत ऐसे हैं जहां पे हाई स्कूल्स नहीं है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रोविजंस बना हुआ था उसमें था कि हर 5 किलोमीटर पे एक हाई स्कूल होना चाहिए, +2 विद्यालय होने चाहिए। लेकिन आज भी बिहार की सरकार जो है उस मापदंड में पहुंच नहीं पाई है। भले सरकार अपने पीठ को थपथपा रही हो, लेकिन आप ही बताइए कि जो अनुदानित विद्यालय हैं, जो
80 के पहले जो हमारे पूर्वजों ने जो जमीन को दिया था, और जमीन देने के बाद वहां सामाजिक परिदृश्य को बनाने के लिए उन्होंने विद्यालय की स्थापना की थी, और वह स्थानीय शासी निकाय के द्वारा वह विद्यालय का संचालन भी होते रहा। एक बात ठीक था कि 2008 के बाद सरकार ने उसको अनुदान वितरित को खत्म करके अनुदान देने की व्यवस्था की। हम तो यही बात संतोष जी कहेंगे कि वैसे जो अनुदानित विद्यालय, मैं अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में गया था, भेल्दी गया था, छपरा में पड़ता है एक जगह, और वहां संजोग से हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष महोदय भी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा और विद्यालय प्रबंधन के लोगों ने दिखाया कि 23 कमरे के प्राइवेट स्कूल मॉडल विद्यालय की तरह वह विद्यालय बना हुआ था। लेकिन हम्म। बताइए, वहां के शिक्षक आज भी भूखमरी के शिकार हो गए हैं। जब अपर मुख्य सचिव के पाठक जी थे, तो उन्होंने सारे विद्यालयों का निरीक्षण कराया था, और हम्म। निरीक्षण कराने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट को मांगा था, एक हाँ। रिपोर्ट तैयार किया था। और वह रिपोर्ट आज भी धरातल पे कहीं नहीं आया, बस वो रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अलमारी में बना हुआ है, बंद पड़ा हम्म। हुआ है। तो जहां पे अब बिल्डिंग है, कैपिटेशन रद्द कर दिए। आपके स्कूल से बेहतर टीचर है, आपके स्कूल से बेहतर बिल्डिंग है, वहां वहां सब कैपिटेशन रद्द कर दिए। अपना विद्यालय अफिलिएशन में तो हाँ। अफिलिएशन भी रद्द कर दी, और आज भी शिक्षक वहां के भूखमरी के शिकार बने हुए हैं। और आज उनको 2015 के बाद अनुदान पैसा नहीं दिया है किसी को तो। अनुदान की राशि नहीं जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हम 231 करोड़ रुपया उनको अनुदान में भेज रहे हैं। बताइए, तो वैसे शिक्षकों के लिए एक विहित वेतनमान आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? उनकी संख्या ही कितनी है? वैसे विद्यालय को जब आप चिन्हित कर रहे हैं, और विद्यालय को सरकार अधिग्रहण क्यों नहीं कर रही है? वो तो जमीन जो है सरकार के नाम पे ही वो जमीन आ चुकी है, वहां पे हाँ। प्रबंधन की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, हर चीज है। मतलब एक सरकारी विद्यालय से कहीं ज्यादा कमरे वहां बने हुए हैं, और सरकार ने जो एक गाइडलाइन बनाया 25 बिंदु का, वो ऐसा गाइडलाइन बनाया कि वह निजी लोगों से यह सोच के चल रहा है कि हम आपकी संबंधता इतने क्राइटेरिया के हिसाब से देंगे। तो हाँ। आप ही बताइए कि सरकारी विद्यालय क्या फुलफिल कर रहे हैं? बहुत सारे हम तो विद्यालय देख रहे हैं, घूम रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, जहां बैठने की टेबल बेंच की व्यवस्था नहीं है। और हम्म। मैं जो समान स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट की जो बात कर रहा हूं संतोष जी, इसमें स्पष्ट रूप से यह जो समिति ने रिपोर्ट बनाया था, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखित रूप से दिया था कि एक प्राइमरी विद्यालय में कितने टेबल कुर्सी होने चाहिए, कितने कमरे बनने चाहिए, कितने बच्चों अरे पे कितने शिक्षक की आनंद जी, व्यवस्था होनी चाहिए। दिक्कत है कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करा है, जो भी रिपोर्ट दिए, जीवन में तो गांव कभी देखे नहीं होंगे, और उनको ये इतना समझ नहीं। हम तो ये समझ में हमको अभी भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, पहला दूसरा तीसरा पढ़ा लीजिएगा, लेकिन क्लास जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िएगा ना, तो आपके पास क्वालिटी का टीचर नहीं हो सकता है। अब हर 5 किलोमीटर पर 10+2 स्कूल खोलिएगा, 10+2 को पढ़ाने वाला टीचर कहाँ से लगेगा? कहाँ से लाइएगा? ये बताइए ना, कि भाई 10+2 का मतलब IIT लेवल का उसके टीचर होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उसको PG चाहिए, और वो भी एकदम गोल्ड मेडलिस्ट, तब वो पढ़ा सकता है। अरे इंटरमीडिएट को पढ़ाना आसान थोड़ी है, बड़े बड़े का पसीना छूटा रहता है। तो ये सेंट्रल स्कूल देखिए ना, कितना सेंट्रल स्कूल है। अगर सेंट्रल स्कूल के 10+2 की बात करिए, देखिए पूरे देश में कितना सेंट्रल स्कूल है, और जितना पूरे देश में सेंट्रल स्कूल होगा, उतना आपका एगो स्टेट में जो है सो सेंट्रल हाई हाई स्कूल खोल दिया आप, और टीचर है ये नहीं है। भाई स्टूडेंट भी आपके यहाँ जाए तो टीचर कहाँ है? अभी आप कल कल ही जो चीज किए, वो स्टूडेंट से पूछे, स्कूल स्कूल में आजकल वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन तो ये सवाल है कि किसको आईना दिखा रहे हैं? आप विभाग के हेड अपने हैं, आईना किसको दिखा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है संतोष जी। वो तो हमको भी, जब हमने उनका वीडियो देखा, तो हम देख रहे हैं कि आजकल प्रचार प्रसार ज्यादा है, और किसी समाज को यह बस केवल एक इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि शिक्षक ही हमारे दोषी हैं। तो मैं तो दोषी संपूर्ण रूप से विभाग के अपर मुख्य सचिव या विभागीय पदाधिकारी को इसलिए भी मानता हूँ कि पॉलिसी बनाने का अधिकार तो सरकार को होता है, लेकिन उसको लागू करने का अधिकार नौकरशाह को भी होता है। लेकिन आज की परिदृश्य में, जब जो आपने कहा, शुरू में ही आपने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए की राशि एक बहुत बड़ी राशि होती है, जो शिक्षा विभाग जो है आज अपनी व्यवस्था को बनाने में, सुधारने में जो खर्च कर रही है, तो आखिर वह राशि के पैसे जा कहाँ रहे हैं?
क्यों उन राशि के पैसे को सही तरीके से जमीन पे लाया नहीं जा रहा है? आप दिखा रहे हैं कि बेंच कहाँ चले गए, प्रयोगशाला कहाँ चले गए, शिक्षक जी आपके मोबाइल चलाते हैं क्या? आप बच्चों से ये बात पूछ रहे हैं और आप हम्म। खुद ही सामने लेके बैठे हुए हैं और पीछे से रिकॉर्डिंग करा के आप मीडिया में उन सारे सवालों को आप लेके जा रहे हैं। हाँ। तो आप किसकी छवि को बना रहे हैं, किसकी छवि को बिगाड़ रहे हैं? आप तो हम्म। खुद ही जो है बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था के पोल को आप खोल रहे हैं, उनके धज्जी को आप उड़ाने का काम आप कर रहे हैं और दोष आप एक शिक्षक के ऊपर दे रहे हैं कि शिक्षक आपके मोबाइल चलाते हैं। तो मैं तो हम्म। यही बात करूंगा कि जब सरकार अपने प्रतिवेदन को पढ़ती है, अपने संकल्प को जब पढ़ती है, सदन में खड़ा होकर सरकार जब अपनी बजट को पेश करती है और बजट में यह बताती है कि मैं इतनी इतनी राशि जो है खर्च करता हूं, तो मुझे तो याद है कि फिलिस्तीन एक ऐसा देश हुआ करता है जहां पे आज भी शिक्षा व्यवस्था सबसे उच्च स्तर पे एकदम बना हुआ है। मतलब वह देश में बताइए कि इतनी बड़ी व्यवस्था शिक्षा के ऊपर बना है, तभी जाके वह देश शक्तिशाली बना हुआ है। और बिहार सरकार जहां हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रही है कि मैं शिक्षा पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं, उसके बाद भी कोई प्रोविजंस बिहार सरकार में नहीं बन पा रहा है। यह एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब होता क्या है? पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आता किस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात यह विभाग कर रहा है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा है तो संतोष जी, मैं तो यही कहूंगा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाल करके भी तो शिक्षक आप ही लाए ना। हाँ तो। आप ही का न बहाल किया हुआ है। आज हाँ। आपने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक की बहाली की। हम्म। आपने जो नियोजित शिक्षक को, चलिए आपने कहा कि मैंने पंचायती व्यवस्था से नियुक्त किया, लेकिन उन शिक्षकों का भी आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक सक्षमता परीक्षा तो आप ही लिए ना। और हम्म। आपने लिया तो उनका परीक्षा 98% रिजल्ट तो शिक्षक दे के बैठे हुए ना है। तो हम्म। जहां प्रतिभा साबित करने की बात है तो शिक्षक तो अपनी प्रतिभा को साबित कर ही चुका है। अब हम्म। प्रतिभा साबित करने का प्रश्न कहाँ होता है? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहते थे कि अगर शिक्षक भूखा रहेगा तो वह पढ़ाएगा क्या? तो आप तो उनके हर एक विषय को काट रहे हैं। समान स्कूल प्रणाली में बात थी कि सबकी शिक्षा एक समान, सबका वेतन एक समान। तो आप सबकी शिक्षा को समान कहाँ दे रहे हैं? आप समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आप उन बच्चों के अधिकार का शोषण कर रहे हैं। आप उनकी जो मजदूरी है, उन मजदूरी को देने से आप पीछे भाग रहे हैं और आप अपनी व्यवस्था का पोल खोल रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था को दिखा रहे हैं, अपनी वाहवाही लूटने का काम आप कर रहे हैं। यह आप हम्म। दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने किस तरह से संघर्ष किया। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चे में प्रतिभा की कमी है। वह बच्चों को भले बैठने के लिए आप टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं कीजिए, लेकिन मैं तो देखता हूं एक शिक्षक का ईमानदार श्रम रहा है कि वह नीचे भी बैठे हुए बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से उच्च शिक्षा देने का काम वो कर रहा है। यह कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम है और अच्छे क्वालिटी का शिक्षक होना। अब तो यह 2 वर्षों से सरकार ने कम से कम प्रशिक्षण का काम देने का और ट्रेनिंग देने का काम अभी शुरू किया है। 2 वर्ष से शुरू किया, इसके पहले तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ना उनके लिए कोई सेवा शर्त नियमावली थी, ना उनके लिए कोई प्रोविजन था। संतोष जी, मैं तो एक बात और कहूंगा कि हम्म। शिक्षा विभाग में 2 तरह के निदेशालय बने हुए हैं। एक प्राइमरी के लिए अलग निदेशालय है, एक माध्यमिक के लिए अलग निदेशालय है। और हम्म। दोनों निदेशालय का आदेश आप देखिएगा अलग अलग जारी जारी होता है। 2011-12 में बिहार राज्य प्राइमरी प्रोन्नति का भी एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह था कि प्राइमरी विद्यालयों को प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा। लेकिन हम्म। वही सेकेंडरी निदेशालय ने प्रोन्नति के लिए अब तक कोई प्रोविजन लागू नहीं किया है। तो बताइए कि जहां व्यवस्था एक है, उनकी सारी चीजें एक है, उनकी प्रमोशन की, उनकी सेवा शर्त की सब नियमावली एक बनी हुई है, तो आखिर यह विभाग के द्वारा दो दो निदेशालय चलाने का क्या मतलब है? कहीं लेकिन ना आनंद कहीं जी, यह निदेशालय में बांट के और उलझा के शिक्षकों को रखना चाह रहे हैं या व्यवस्था को रखना चाह रहे हैं। सही बात है, ये सारी बातें सही है। लेकिन ये बात तभी उठता है ना जब कड़ाई की जाती है। शिक्षकों पर जब कड़ाई होती है तब ये सवाल नेता लोग उठाना शुरू कर देते हैं। चाहे के पाठक का दौर हो, चाहे सिद्धार्थ का दौर है। बीच के पीरियड में जब हनीमून पीरियड रहता है, तो आप लोग भी सोए रहते हैं। सवाल है कि ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई थोड़ी है। लेकिन जैसे ही अब सिद्धार्थ दुखती रग रग पर हाथ दब टटोलना शुरू किया, अब सब लोग आप लोग आगे आना शुरू कर दिए। ये भी तो सवाल है।
नहीं, देखिए, ये सवाल तो बहुत पहले का है संतोष जी। सवाल तो बहुत पहले का है कि आखिर विभाग के द्वारा, हम लोग तो लगातार इस सवाल को बहुत पहले से भी उठाते रहे हैं। और जो यह सिद्धार्थ जी ने जो एक नई परिपाटी की जो शुरुआत की ऑनलाइन अटेंडेंस का, तो मैं तो देख रहा हूँ कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा विभाग के हर आदेश को शिक्षक सबसे पहले मानते भी हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में जब यह ऑनलाइन अटेंडेंस की बात आई थी, तो वहां के एसोसिएशन ने विरोध करके उसको रद्द कराया था, आपको ज्ञात भी होगा। और बिहार के शिक्षकों ने स्वीकार भी किया, और दो दो बार, तीन तीन बार हाजिरी बनाने की जो बात आ रही है, सहजता पूर्वक शिक्षक बना भी रहे हैं, उनके आदेश का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक रही कि व्यवस्था खोलने की बात जब आ रही है, शिक्षकों के ऊपर आरोप गढ़ने की बात आ रही है, तो मैं तो बस यही संज्ञान देना चाहता हूं कि वन साइडेड आरोप किसी के ऊपर लगाना कहीं से उचित नहीं है। बस मैं विभाग को यह आईना दिखाना चाहता हूं कि आप जो है वन साइडेड आरोप जो लगा रहे हैं, तो उस आरोप, आपने शुरू में भी एक बात कहा कि अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के इतने बड़े पदाधिकारी हैं, तो आखिर वह अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हैं कि इस व्यवस्था का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। जो मैं 2 वर्षों से या 1.5 वर्षों से, जब से मैं अपर मुख्य सचिव हूँ, तो हमारा रीजन क्या कहता है? हमारा यही कहता है कि मैं विद्यालय व्यवस्था को सुचारू ढंग से ठीक से करूं। तो वह सुचारू ढंग से लागू करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए एक फ्रीली और इजीली इन्वायरमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। पठन पाठन कार्य को संचारित कराने के लिए भी हैप्पी इन्वायरमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ तो विभाग का जो लोग है, वो हैप्पी इन्वायरमेंट बनाने पे ये लोग विश्वास नहीं रखता है। वो एक सुंदर वातावरण के पक्ष में लोग नहीं रहता। बराबर ये लोग सोचता है कि हम किसी लेकिन के ऊपर दबाव आनंद डाल जी, के आरोप आनंद करके। जी, एक बात तो है ना कि भाई शिक्षक स्कूल जाए, ये भी तो एक नैतिकता की बात है ना। अब ये ठीक है, सिद्धार्थ उसका पोल खोल रहे हैं, लेकिन अपनी भी तो जिम्मेवारी है, अपना भी तो नैतिकता है कि हम स्कूल जाए। अब शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, चाहे जितने 4% 5% शिक्षक वो क्यों ना हो, ये भी तो आप लोग को आवाज उठानी चाहिए। इसी शिक्षकों को कहना चाहिए बाबू स्कूल का कम से कम जाइए, समय पर जाइए, पढ़ाइए लिखाइए, ये भी तो बात है। बिल्कुल संतोष जी, हम तो इसके पक्षधर हैं। शिक्षकों को भी विद्यालय जाना चाहिए, और वैसे शिक्षक अगर जो विद्यालय समय पे नहीं जा रहे हैं, और जो इस व्यवस्था में एक दो ऐसे कुछ कुछ तो मछलियां रही जाती है इस तरह के, तो वैसे लोग जो है, जो पूरी व्यवस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं या करवाने का काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी हम लोग यह कहना चाहते हैं कि सरकार आपको हर चीज के लिए तैयार है, हम आपके लिए हर जगह खड़े हैं। लेकिन आपका भी जो दायित्व है, बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, बेहतर काम करना, अपने हर प्रतिष्ठा पे आप खड़े रहिए, ताकि किसी तरह की कोई भाव नहीं। और मुझे लगता है कि अच्छे संख्या में शिक्षक जो है पठन पाठन का कार्य हायर सेकेंडरी में या माध्यमिक में लोग करते भी हैं। माध्यमिक में इस तरह की कोई बात है भी नहीं, या +2 में इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। जो भी शिक्षक की जो घंटी होती है, ईमानदारी से अपनी घंटी को लोग करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात कहीं से आती है, तो मैं तो यही कहूंगा, आपके माध्यम से भी वैसे शिक्षकों से अवश्य आग्रह करूंगा कि उन बच्चों को आप अवश्य देखिए, उनके भविष्य को अवश्य देखिए, अपनी घंटी में ईमानदारी से उनको ज्ञान देने का काम कीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से कीजिए। और आपकी जो मांग है, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को अवश्य सरकार के समक्ष रखिए। और हम भी, और संतोष जी आप भी लगातार उनके लिए खड़े भी रहते हैं, उनके लिए आवाज भी उठाते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का यही सोच है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य अच्छे से करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आनंद जी। धन्यवाद। नमस्कार। ये हमारे साथ आनंद जी थे। बड़ा सवाल है और करवा सवाल है कि आखिर आईना आप किसको दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ जी। आईना आप किसको दिखा रहे हैं? शिक्षक का मनोबल अगर गिरेगा तो उसका असर बच्चों पर ही पड़ेगा। तो मनोबल बनाए रखना भी आपकी जिम्मेवारी है, और शिक्षकों की भी जिम्मेवारी है कि वो स्कूल आए, समय पर आए, बच्चों को पढ़ाए। ये उनकी जिम्मेवारी है। चलिए, इस सीधी बहस को यही खत्म करते हैं, लेकिन चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि सिद्धार्थ जी, आपके शिक्षा विभाग के अंदर जो पुराने स्कूल हैं, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, जरा उस पर एक बार गौर फरमा लीजिए। उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, कैंपस की कोई कमी नहीं है। ऐसी जगहों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, भाई सब जगह कुकुरमुत्ता की तरह स्कूल खोलने का, नीतीश कुमार, तो हम बार बार कहते हैं ना कि नीतीश कुमार हर, जब कभी भी शिक्षा की बात होगी
तो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने की बात होती है ना। तो नीतीश कुमार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कभी गंभीर नहीं रहा। बस उसको बेनिफिट स्कीम जैसे कहते हैं ना, बेनिफिट स्कीम के सहारे बच्चों तक स्कॉलरशिप पहुंचा दीजिए, कंप्यूटर पहुंचा दीजिए, पैसा पहुंचा दीजिए, पोशाक पहुंचा दीजिए, जूता पहुंचा दीजिए, भोजन पहुंचा दीजिए, साइकिल पहुंचा दीजिए, बस लोगों तक चीजें को पहुंचाइए, पढ़ाई बेहतर हो, इसको लेकर कभी नीतीश कुमार भी संजीदा नहीं रहे। चलिए इस सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।